भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद बढ़ता जा रहा है। कूटनीतिक अहमियत वाले दोनों देशों के संबंध को विदेश नीति के जानकार बड़े भाई और छोटे भाई जैसा बताते आए हैं, लेकिन इस बार बड़े भाई को छोटे भाई के परिवार वालों ने कुछ भला बुरा कह दिया है। इसके बाद से मालदीव को सबक सिखाने जैसा सोशल मीडिया का ट्रेंड चल पड़ा है। कहा जा रहा है कि मालदीव ना जाएं, बॉयकॉट मालदीव। लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना की जाने लगी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो कि चीन समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भारत की यात्रा का अनुरोध भी किया है, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। वहीं बीजिंग की यात्रा पर गए मुइज़्ज़ू ने चीन से ज्यादा संख्या में पर्यटक भेजने की अपील भी कर डाली है। मालदीव और चीन के बीच एक इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं। मालदीव में हाल फिलहाल में सत्ता बदली है। भारत में इस साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में कई बार देखा गया है कि जनता को आकर्षित करने के लिए बेवजह ही मामलों को तूल दिया जाता है। जिस तरह से मालदीव के खिलाफ भारत में एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, क्या वो किसी देश की विदेश नीति की रणनीति के हिसाब से सही माना जाए? क्या भारत ठीक वैसा बर्ताव नहीं कर रहा है जैसा चीन को अपने फेवर में दिखना चाहिए, या जैसा कि चीन चाहता है? मालदीव पूरा का पूरा चीन पर निर्भर हो जाए और भारत से दूरियां बढ़ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये बायकॉट की विदेश नीति क्या है? क्या ऐसा किसी भी सरकार का आधिकारिक रुख होना चाहिए? और इससे जुड़े कुछ और सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के, जो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के सामने रखे जाए। और ये सवाल देख लीजिए क्या है। क्या लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ाना सुरक्षा की रणनीति के हिसाब से सही माना जाए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील तटीय इलाके माने जाते हैं? क्या मालदीव में चीन ज़्यादा पर्यटक भेज पाएगा? ऐसी स्थिति भी दिखती है। और क्या पड़ोसी देश से तल्ख रिश्ते भारत की रणनीति गलती नहीं होगी? क्या इससे मालदीव में भारत के जो समर्थक विपक्षी दल है, विपक्षी नेता हैं, वो असहज नहीं हो जाएंगे? ये भी ज़रूर समझे जाने की ज़रूरत है। और हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ धनंजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने, जो कि एक जाना पहचाना चेहरा है, फॉरेन इशूज़ के एक्सपर्ट। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन प्रोफेसर। धनंजय जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगी, और इस बीच में दर्शकों को एक अपडेट ये भी दे दूँ कि थोड़ी देर में हमारे साथ सिद्धार्थ सनवारिया भी जुड़ेंगे, जो कि सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन शुरुआत धनंजय जी आपसे करना चाहूँगी। मालदीव के साथ ये जो विवाद अब खड़ा हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि इसको और तूल देने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश जो है भारत की तरफ से ज़्यादा मजबूत दिख रही है। इस पूरी की पूरी स्थिति पर आपका आकलन क्या है, आपकी समीक्षा क्या है? और कहीं ना कहीं सोशल प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेंड हो रहा है, क्या ये सही कहा जाए? क्या इस पर लगाम लगाने के लिए सरकारी जो है टिप्पणी या फिर दखलंदाजी की ज़रूरत नहीं है, या फिर सोशल मीडिया को ऐसे ही अवॉइड किया जाना चाहिए? धनंजय जी। देखिए, जहाँ पे सोशल मीडिया में जो तमाम बयानबाजी चल रही है मालदीव्स को लेकर के, खास करके प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा के बाद से जी, वो मेरे ख्याल से बहुत ही नासमझी भरा एक बयानबाजियां है। मालदीव्स और भारत के रिलेशंस के कई सारे अहम पहलू हैं, वो टूरिज्म तक ही डिपेंड नहीं रहते हैं। दूसरा है कि अगर मालदीव्स भारत की से पूरा निकलेगा, और मुइज़्ज़ू जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति है, उसके पहले के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम सोलेह, वो काफ़ी प्रो इंडिया थे। भारत को इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी थी उनकी। तो ऐसा नहीं है, सरकारें बदल जाती है, सरकारें चेंज हो जाती है, लेकिन स्टेट टू स्टेट रिलेशन के बड़े अलग मायने होते हैं। तो इस तरीके की जब हम बयानबाजी करेंगे तो डेफिनेटली, और अगर बाइकॉट मालदीव्स करेंगे तो उसका असर थोड़ा मालदीवियन इकोनॉमी में पड़ेगा, क्योंकि वो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि जैसे अभी मालदीव्स के राष्ट्रपति चाइना गए और वहां से उन्होंने कहा कि और टूरिस्ट भेजे जाए, तो क्या वो भरपाई हो सकती है? अगर आप देखिए जो फिगर्स है, तो उसमें चाइना कोई बहुत पीछे नहीं है टूरिज्म में, मालदीव्स में जाने में। तो अगर वो फिगर्स बढ़ जाए और कुछ तरह के ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाए, तो वो भरपाई तो हो जाएगी, लेकिन उससे भारत को क्या लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट है? क्या से हमारे देश को कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है? नहीं, वो नहीं है।
दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि मालदीव्स को गेटवे ऑफ इंडियन ओशन माना जाता है और वो एक उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जी। ऐसी स्थिति में अगर आप उसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट करना शुरू करेंगे उस देश को, एक बहुत छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटा सा देश है वो, तो उसका एक लॉन्ग टर्म उनकी पॉलिटिकल नैरेटिव्स पे, पॉलिटिकल स्पेस पे असर पड़ेगा। और उसका जो सबसे बड़ा जो मुझे दिखता है खामियाजा ये हो सकता है कि वो एक मेजर प्रो चाइना देश बन सकता है या उस दिशा की ओर जा सकता है, जो भारत के लिए दूरगामी हित में नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भारत के नहीं रहेगा। तो इस तरह की बयानबाजियों से बचना चाहिए और एक छोटे से मुल्क के खिलाफ इतना बड़ा जनारोष जो है वो अच्छा नहीं है। हालांकि मैं अंत इस पे करना चाहूंगा कि मालदीव्स के भी जो मालदीव्स के मंत्रियों के बयान आए वो भी बड़े बचकाने और गैर जिम्मेदाराना बयान थे। आप एक मिनिस्टर्स को, एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। वो उनके भी बयान काफी आपत्तिजनक है और काफी बचकाने बयान है। हालांकि इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मालदीव सरकार ने अच्छा किया कि उन 3 मंत्रियों को हटाया है जी। और अभी जरूरत है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन किया जाए और इस जो भी अभी चल रहा है उसको थोड़ा डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए जी। और ये कोशिश भारत की तरफ से जरूर होनी चाहिए, क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पर मौजूदा वक्त में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, दो जो स्टेप्स लिए इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद जो कि मालदीव के मिनिस्टर्स ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, 2 स्टेप्स लिए। पहला तो उन मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया और दूसरा कि इंडिया विजिट के लिए एक रिक्वेस्ट आ गई कि मोइजू भारत भी आना चाहते हैं। ऐसे में ये 2 स्टेप्स को किस तरह से लिया जाना चाहिए भारत सरकार की तरफ से, और क्या भारत सरकार का जो रुख अभी तक दिखता है इस पर कोई रिस्पांस नहीं आया है, कोई आधिकारिक जो है या फिर औपचारिक जो है बातें, टिप्पणी भी नहीं सामने आई है, स्टेटमेंट तक सामने नहीं आई है। तो भारत के इस रुख को आप किस तरह से देखते हैं और मालदीव के रुख को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो सोशल मीडिया के जो वीर हैं वो किसी देश की विदेश नीति को तो लगभग तय नहीं कर सकते। और जो मालदीव के मंत्रियों ने दिखाई या जो वीरता भारत के सोशल मीडिया पर छाए जाने वाले लोग जो हैं, मैं नहीं जानता कि उनमें कूटनीति की कितनी समझ है। और कूटनीति की समझ इससे प्रतिबिंबित होती है कि न तो इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है, न ही मोइजू का बयान आया है। मतलब जो दोनों राष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने अपनी ओर से कोई बयान इस मामले में दिया ही नहीं है। लेकिन दूसरी ओर मोइजू ने जिस प्रकार से इस तमाम विवाद के बीच वो चीन जाते हैं और चीन जाने के बाद वो खासतौर पर पर्यटन को ज्यादा भेजने की बात करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि चीन जो है कोरोना काल में जो व्यापार प्रभावित हुआ है तो वो फिर से नंबर 1 पे आए। मालदीव के जो विकास है उसमें चीन की बड़ी भागीदारी है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो मोइजू है उनकी चीन परस्थ जो नीतियां है वो सिर चढ़ के बोल रही है। और भारत को देखिए, पिछले दिनों में नेहा जी जो कुछ देखने में आ रहा है उसमें एक सुधार की जरूरत होती है कि किसी राष्ट्र से नीतियां होती है। मतलब किसी राष्ट्र से राष्ट्र के संबंध होना चाहिए। किसी राष्ट्र प्रमुख के किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ट्रेड ये आपने बड़ी बात कही और ये बात जो है मालदीव की सरकार को भी समझे जाने की जरूरत थी। जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो ही विदेश नीति पर हावी होती नजर आती है, खासकर भारत की तरफ से भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसर, दुनिया भर में ट्रेंड देखने में आ रहा है कि जो शीर्षस्थ नेता है, जो शीर्ष स्तर के नेता हैं, वो लोग व्यक्तिगत संबंधों को ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन उससे आपके राष्ट्र कितने पूरे होंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन यदि के संदर्भ में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने ट्रंप के पक्ष में प्रचार किया तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं। बाद में बाइडेन को हमने देखा, आज तक भी बाइडेन से हमारे जो संबंध है, भारत के संबंध है, वो सामान्य नहीं हो सके।
दुनिया भर में आप देखिएगा, आप इवन अब आप जब मालदीव पर आते हैं तो देखिए मालदीव में पिछले 1-2 दशक की जो राजनीति हुई है उसमें यह समझ नहीं आता कि हमने वहां की राजनीतिक पार्टियों में दिलचस्पी क्यों ली है, क्योंकि हमारे तो राष्ट्रीय संबंध होना चाहिए। यदि राष्ट्र के राष्ट्र से संबंध हो, जैसा पिछले 50 सालों से हमारी जो नीतियां चल रही थी पहले, तो राष्ट्र के राष्ट्र से संबंध हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये दिक्कतें सामने आ सकती है। और मालदीव छोटा सा देश जरूर है, लेकिन उसकी जो रणनीतिक स्थिति वो बेहद अहम हो जाती उस समय, जबकि हिंद महासागर में जो चीन है हमको चारों ओर से घेर रहा है, और मालदीव कोई दूर नहीं है, लक्षद्वीप मालदीव से बहुत पास है। हमारा हमारा जो सतीश धवन जो हमारा केंद्र है वो बहुत केरल में बहुत पास है। तो हमारी जो तटीय रेखा है करीब 7,500 किलोमीटर की, वहां पर वो सिर्फ कहने के लिए तटीय रेखा नहीं है, वहां पर हमारे बहुत ही अनुसंधान केंद्र है, सुरक्षा की दृष्टि से रॉकेट प्रौद्योगिकी के लिए हम काम करते हैं। तो हम ऐसे इंडियन नेवी का दुश्मनी बेस भी है जी। जी 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 भाई, बिल्कुल। और बिल्कुल वहां पर भारतीय नौसेना का बेस भी है। दूसरी बात है कि हम लक्षद्वीप को मालदीव का अचानक एक विकल्प बता दें, ये भी थोड़ी जल्दबाजी लगती है, क्योंकि मालदीव लक्षद्वीप से तकरीबन 10 गुना बड़ा है। दूसरी बात है कि जो लक्षद्वीप है वो बेहद बहुत सुंदर है, लेकिन हम पर्यटन के तौर पर उभारेंगे तो क्या वहां की जनता भी तैयार है? तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां जिसको देखना चाहिए। लेकिन अंततः एक बात बहुत स्पष्ट है कि जितना एक राष्ट्र से एक राष्ट्र के संबंध होंगे, भारत के संदर्भ में भी और मालदीव के संबंध में भी, या कि दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के संबंध में भी, यह जो कूटनीति है, नेशन टू नेशन कूटनीति, यह लोगों के लिए ज्यादा मुफीद होती है, किसी राष्ट्र के लिए ज्यादा मुफीद होती है। लेकिन यदि राजनीतिक दलों की कूटनीति किसी राष्ट्र पर हावी होने लगी तो फिर वो राष्ट्र की संप्रभुता पे प्रहार करती है, और वह कष्ट जो है वो भारत भी भोग रहा है, वो कष्ट मालदीव भी भोग रहा है। नेहा जी, बिल्कुल। और ऐसे में जो राष्ट्रपति मोइजू हैं, उनकी पॉलिटिक्स को भी समझे जाने की जरूरत है कि क्या वाकई में पूरी तरह से चीन के समर्थक हैं, या फिर उनकी जो राजनीति है वो बीच की जो एक रेखा है उस पर चलती हुई नजर आती है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तुरंत भारत यात्रा का अनुरोध किया है, इसे कैसे लेना चाहिए? धनंजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एक जो फैक्ट है इसको नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने जो पहली विदेश यात्रा की आधिकारिक, वो तुर्की की, ना कि चीन की। जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, ये छवि उनकी है कि वो चीन समर्थक हैं या फिर चीन को ज़्यादा तवज्जो देने वाले एक राजनेता हैं, लेकिन तुर्की में पहले जाते हैं और फिर जो गलती हुई उसको तुरंत उन्होंने क्विक एक्शन भी लिया है। और अगर वो बीजिंग में जाते हैं, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट भी देते हैं कि बीजिंग ने किस तरह से आर्थिक तरक्की में मालदीव में योगदान दिया है, तो क्या इसे इंटायरली एंटी इंडिया समझे जाने की जरूरत है? देखिए, दक्षिण, ये सिर्फ मालदीव्स भी नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के अंदर एक इंडिया और चाइना का एक कंपटीशन आपको हर देश के अंदर देखने को मिलेगा। वो नेपाल के अंदर मिलेगा, वो बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा, और अभी देखिए आप भूटान के अंदर भी जिस तरह की स्थितियां हो रही है, वो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो चाइना के साथ है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। भूटान के भी नेता चाइना गए थे, तो ये कोई नई चीज नहीं है। और इस तरीके की वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस तरह से इवॉल्व हो रही है, जहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं पूरे साउथ एशिया की बात कर रहा हूं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को आइदर प्रो इंडिया देखा जाता है या प्रो चाइना देखा जाता है। ठीक है। तो एक इस तरीके की एक राजनीति उसके पूरे दक्षिण एशिया के अंदर चल रही है। अब जो मालदीव्स का सवाल है, तो ये जो राष्ट्रपति है अभी के करंट प्रेसिडेंट जी, ये अब्दुल यमीन के सपोर्टर रहे हैं, और क्योंकि वो जेल में थे, वो कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए थे, तो ये चुनाव लड़े हैं। और वो उनकी काफी एक प्रो चाइना इमेज थी, और वो खुल करके प्रो चाइना थे, क्योंकि जब वो आए तो उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स और तमाम तरह के इश्यूज थे, जिसको चलते उनको वेस्टर्न कंट्रीज से उतना सपोर्ट नहीं मिला। मालदीव छोटी इकॉनमी है, टूरिज्म डिपेंडेंट है, और चाइना से उनको काफी सारे हेल्प मिले। चाइना ने एक बड़ा एयरपोर्ट से लेके माले सिटी तक एक ब्रिज भी बनाया, जिसको लेके पहले काफी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन अभी मालदीव्स में अगर आप पूछे तो लोग मानते हैं कि उसने काफी सारा हेल्प किया है लोगों को। और वैसे इंडिया के भी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया का है वहां पर, जो चल रहा है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हिंदुस्तान के भी है, चाइना के भी है। और ये
दोनों ही प्रोजेक्ट्स चाइनीज इकोनॉमी को मालदीवियन इकोनॉमी को हेल्प किया है। जी। तो जो मैजू कह रहे हैं वो उसमें वो अगर आप सिर्फ इंडियन लेंस से देखेंगे तो आप उसे कह सकते हैं कि हाँ ये एंटी इंडिया है, पर अपने देश के हिसाब से बोल रहे हैं कि चाइना ने भी हेल्प किया है। जी। टूरिज्म के लिए डिमांड करना भी कोई वैसा आप नहीं कह सकते कि वो एंटी इंडिया पॉस्चरिंग है। एक देश जिसका कि मेन इकोनॉमिक बेस ही टूरिज्म है, अगर वो टूरिज्म के लिए अपील करता है किसी देश से तो उसमें कोई गड़बड़ सी बात नहीं है। क्या हमारे यहाँ ये हमारा सुंदर देश है, इसमें क्या दिक्कत है? हर देश करता है ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार मोइजू ने शपथ लेते ही ये बोला कि, और जहां पे इंडिया के को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मंत्री गए थे, उनको इमीडिएटली शपथ लेने के बाद बोले कि आप यहां से अपनी सेना को हटाइए। हालांकि उस सेना का वहां पर उपयोग मालदीव्स के लिए ज्यादा है। मेरे ख्याल से वो तो एक अनडिप्लोमेटिक और एक जल्दबाजी में लिया गया स्टेप था उनकी तरफ से। ऐसी जो वार्ताएं होती हैं खासकर की स्टेट टू स्टेट के बीच में, वो थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में बातचीत हो सकती है। वो उन्होंने थोड़ा ओपन होकर के पॉलिटिकल पॉस्चरिंग दी, मेरे ख्याल से उससे उनको वो अवॉइडेबल था, वो अवॉइड करना चाहिए था। आपके पोजीशंस हो सकती है कि भारतीय सेना को वहां पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, जो भी है, पर वो एक डिप्लोमेटिक वे से इसको डील किया जा सकता था। मेरे ख्याल से वो एक पब्लिक पॉस्चरिंग यहाँ पे न्यू दिल्ली के साथ अच्छी नहीं गई। और जिस तरीके का उन्होंने लेटर इशू किया, फिर से वो ट्वीट पे आया, तो उस तरह का एक माहौल बना कि ये एक एंटी इंडिया ज्यादा दिख रहे हैं, काफी उग्र पोजीशंस ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो चीजें राष्ट्रपति बनने के बाद उनको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए था, उसमें उनकी तरफ से थोड़ी जल्दबाजी हुई। एक बड़ा अच्छा मूव है कि वो इंडिया आना चाहती है। कुछ न्यूज़पेपर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने नवंबर में ही इंडिया आने के लिए कहा था, रिक्वेस्ट किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं जी। जैसे मैंने कहा कि उनका क्योंकि बहुत ओपन और फास्ट मूव था ये जो सेना हटाने के लिए, तो उस वजह से कुछ दिक्कत होगी। लेकिन शायद जनवरी एंड में या फरवरी शुरुआत में वो शायद इंडिया आ सके। मेरे ख्याल से अगर वो इंडिया आते हैं तो एक पॉजिटिव साइन होगा और दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो इंडिया आते हैं उस पॉजिटिव चीजों को लेकर के, तो आगे बढ़ना चाहिए। और मालदीव्स को कहीं से भी मैं फिर ये कहना चाहता हूं, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप छोड़ेंगे तो आप किसके लिए छोड़ेंगे? अगर आप चाइना के लिए छोड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। तो मेरे ख्याल से मालदीव्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। वो एक हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे देश है। और देखिए हिस्टोरिकल टाइज है इंडिया मालदीव्स के, बहुत लोग नहीं जानते हैं। ऐतिहासिक संबंध है। जो वहां पे कू हुआ था 1988 का, उसमें इंडिया गया था। जब वहां पर पानी की सप्लाई फेल हो गई थी तो इंडिया गया था। जब सुनामी आया था तो इंडियन फोर्सेस रीच की थी। तो एक और यही नहीं, कोविड के समय में भाषाओं में काफी सारे शब्द हैं जो हमारे उनके मिलते जुलते हैं। बहुत ऐतिहासिक कल्चरल हिस्टोरिकल रिलेशन है। ये एक दो राष्ट्रपति के आने जाने से नहीं बदलने वाले जी। और जो भारत का समर्थन करने वाला वहाँ का विपक्ष है, उसके लिए भी स्थितियाँ थोड़ी सी असहज हो जाए। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए बातचीत उनसे आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, ऐसा लगता है कि जो अनुरोध मालदीव के राष्ट्रपति के विजिट को लेकर आया है, अगर ये संभव होता है तो हो सकता है कि ये जो तल्ख रिश्ते हैं इसमें थोड़ी सी सामान्य स्थिति वापस बहाल हो और वो इसमें ज़्यादा समय ना लगे। लेकिन जब एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जाती है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के तहत, तो फिर उस परसेप्शन को तोड़ना भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट के लिए। ऐसे में संभावनाएं यहाँ पर और धूमिल भी होने लगती हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या उनके अनुरोध को भारत स्वीकार कर लेगा या फिर हम निकट भविष्य में ऐसा देखेंगे कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत पहुंच रहे हैं? जनवरी में ऐसी संभावना दिख रही है, जैसा कि धनंजय जी ने कहा कि जनवरी के आखिर में या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में आ सकते हैं। देखिए, यदि मोइजू भारत आना चाहते तो निश्चित तौर पर भारत स्वीकार कर लेगा। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी पहली बार 2014 में, तो उन्होंने सभी पड़ोसी देशों को बुलाया था। इसलिए जी देशों के प्रति नीति जो है उसको
उसमें कोई नहीं बुलाने जैसी बात के बारे में विचार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन नेहा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो दक्षिण एशिया है वहां की संस्कृति गुथी हुई है। जैसे ही आप कोई भी देश हो, दक्षिण एशिया के सारे देशों को, जब भी आपकी जो राजनीति वो धार्मिकता की ओर मुड़ती है तो उसके जो परिणाम है वो आंतरिक तौर पर भी प्रभावित करते हैं और वैदेशिक स्थिति भी आपके प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। अब आप देखिएगा कि जो मालदीव है वहां पर 90% इवन 96% जो आबादी है वो वहां पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। अब देखिए, मालदीव में सबसे जो खतरनाक संकेत वो देखने में आया है कि जो पूरे दक्षिण एशिया से जो सबसे ज्यादा प्रतिशत में आईएस में शामिल होने वाले लड़ाके गए हैं वो मालदीव से गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो पाकिस्तान जो है उसकी बड़ी दिलचस्पी रही है। मतलब वहां पर एक इस्लामिक चरमपंथी को वहां पर बढ़ाने की कोशिश की गई है और न केवल वो चरमपंथ को बढ़ाया गया लेकिन वो उसमें सक्सेस भी हुए, जैसी भाषा भारत के लिए वहां पर इस्तेमाल की जाती है। अब दिक्कत ये हो गई इन सारे मसलों पर कि जो बहुसंख्यकवाद है इतना सिर चढ़ के बोलने लगा है कि उसको वो वैदेशिक नीति पर भी हावी होता है। जैसे कि वहां के जो 3 मंत्री है, 3 मंत्रियों के जो बयान सामने आए जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हम मालदीव जो है, मालदीव से संबंध इससे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि मालदीव के 200 द्वीपों पे तो लोग हैं लेकिन बाकी 1000 द्वीप निर्जन है। अब यदि उन निर्जन द्वीपों पर चरमपंथी आ गए तो वो लक्षद्वीप के निर्जन द्वीपों पर आ जाएंगे। और जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था 2008 में, मुंबई पर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें हमारी खुफिया एजेंसियों ने कहा था कि लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं उन द्वीपों पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वहां पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी आ सकते हैं। तो एक तरफ तो एक बात ये होती है कि आप दृढ़ता से अपने हितों को देखें या दृढ़ता से प्रतिद्वंदियों का प्रतिकार करें। तो हम जो है, भारत जो है कुछ सालों पहले तक दक्षिण एशिया में बड़ा भाई था लेकिन अब हमको एक तो इस मानसिकता से उबरने की जरूरत है क्योंकि अब भौतिकवादी युग है, वैश्वीकरण का युग है। दूसरी बात यह है कि हमको अपने हितों की रक्षा कैसे कर सकते, क्योंकि हम चीन की बराबरी आर्थिक तौर पर तो कर नहीं सकते। हम ये भी नहीं कह सकते वन बेल्ट वन परियोजना का भारत ने प्रतिरोध किया, भारत ने प्रतिकार किया लेकिन मालदीव ने उसको माना, श्रीलंका ने माना, बांग्लादेश ने माना, पाकिस्तान ने माना। तो भाई हमारे साथ भूटान खड़ा था, वो भूटान भी लगभग अब अपनी जमीन लेकर चीन से सौदेबाजी करने लगा है। तो नेहा जी, कुल मिलाकर बात यह है कि हमको अपने वैदेशिक नीति जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए नियंत्रण और संतुलन पर आधारित नीति को फॉलो करना पड़ेगा। ये भारत के नागरिकों को भी समझना पड़ेगा। जब ये बात करते हैं कि हम चीन का बायकॉट कर रहे हैं, चीन का बायकॉट थोड़े बहुत, आज भी चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है लेकिन देश में माहौल ऐसा बन जाता है कि जो चीन है उसको हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। जो मालदीव है उसका हम क्या बायकॉट करेंगे? मालदीव पे एक पर्यटन स्थल है और जैसे वहां पर सस्ते पैकेज मिलेंगे तो मुझे लगता है कि भारत के लोग वहां पर जाना पसंद करेंगे। और दूसरी बात जो आपने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, हमारा मुइज्जू से जो है प्रतिद्वंदिता मुइज्जू से बार बार उभर कर आ रही है लेकिन हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि उस देश का एक महत्वपूर्ण तबका भारत के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहा है। तो हम यदि बायकॉट जैसी चीजें यदि आवाज देते, इस पक्ष में बात करते तो वो तबका हमसे नाराज हो सकता है और यदि समूचा देश ही हमसे नाराज हो गया तो फिर हम अपने आर्थिक हितों की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे और सबसे बड़ी जो चुनौती सामरिक हितों की रक्षा। तो कुल मिलाकर नेहा जी बात यह है कि हमको इस बायकॉट पॉलिसी जो है उसको अलग करना चाहिए और अच्छी बात यह है कि भारत में ऐसी कोई भी बात आम लोग कूटनीति की दिशा तय नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया पे तो कतई जो कुछ सो कॉल्ड आइडियल लोग हैं वो नहीं कर सकते। नेहा जी, एक छोटी सी बात और कहूंगा मैं, मुइज्जू जो है वो जल्दी से भारत की यात्रा करेंगे लेकिन इसके साथ साथ जिस चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता महसूस हो रही है जो बीच में देखी नहीं जा रही वो यह है नेहा जी कि हमारे जो प्रधानमंत्री जाए, हमारे राष्ट्रपति जाए, जिस भी देश में जाए या वहां के जो नेता है तो हमारे देश के लोगों को वहां के विपक्षी नेताओं से मिलने का जो रिवाज है जो अभी बंद हो गया है लगभग, उसको वापस चालू करने की जरूरत है। और यदि उस देश से कोई नेता आते हैं तो हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि मंडल है विपक्षी नेताओं से मिलता था, इस परंपरा को वापस शुरू करने की जरूरत है। यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है ऐसी समस्याएं सामने नहीं आएगी।
नेहा जी। जी बिल्कुल, आपने जो एक बहुत ही अहम बात रखी है, ऐसी परंपरा जो है भारत में भी समाप्त हो रही है। विपक्ष के नेताओं से ऐसा निकल कर आता है कि मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है जब कोई भी विदेशी नेता यहाँ पर आता है भारत भ्रमण पर। धनंजय जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जो इंडिया फर्स्ट का नारा देने वाला मालदीव का विपक्ष है, उसके लिए आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? उसके लिए संभवतः बहुत मुश्किल हो जाएगा जो भारत में एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि लक्षद्वीप को जो विकल्प बनाने की बात हो रही है, क्या वाकई में ये संभव है या सिर्फ और सिर्फ एक नरेशन बनाने की कोशिश? देखिए, भारत एक बड़ा देश है। यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे स्नो है, यहाँ पे द्वीप्स है, बीचेस है। तो अब कहने को तो हम स्विट्जरलैंड का ही विकल्प है, हमारे यहाँ स्नो भी है। कहने को हम डेजर्ट्स के भी विकल्प है, दुबई के भी विकल्प हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें, देखिए, ये सोशल मीडिया पे आकलन है। इसको अब उसका मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उस पर कोई कुछ भी लिख सकता है जी। तो कोई किसी का विकल्प नहीं है। लक्षद्वीप एक सुंदर जगह है और मौका लगे तो भारतीयों को जरूर जाना चाहिए। और सिर्फ घूमने ही नहीं, वहाँ का कल्चर भी है, उसको भी सीखना चाहिए। हमें पता ही नहीं है कि वहाँ के कल्चर में क्या है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो देश के बारे में जानना तो एक अच्छी चीज है जी। लेकिन एज अ विकल्प हम डेवलप कर देंगे, उसको बहुत इंडस्ट्रियलाइज कर देंगे। फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वहां पर। हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ऐसे में हम नहीं चाहते कि इस तरीके के डेवलपमेंट्स हो जो प्रॉब्लम क्रिएट करें उस द्वीप के लिए। तो ये तमाम चीजें हमें सोचनी चाहिए। दूसरी चीज, जो मालदीव का विपक्ष है, क्या उसको इससे प्रॉब्लम होगी? देखिए, अभी तो बहुत, मुझे लगता है कि अभी बहुत इमोटिव रिस्पॉन्स चल रहे हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट आ रही थी कि जो फ्लाइट्स इंडिया से जा रही, काफी सारी फ्लाइट जाती है, विस्तारा ने कहा है कि उनके बहुत कैंसिलेशंस नहीं हुए हैं। तो लोग जिन्होंने अपने हॉलिडे डेस्टिनेशन मालदीव्स बुक किया, वो कोई बहुत मेजर लेवल पे कोई कैंसिलेशंस नहीं हो रहे हैं। हाँ, वहां पर अगर इकोनॉमिक असर इससे पड़ेगा कि भाई आप बहुत कम जाने लगे, या उनको सच में इससे लगेगा कि नहीं, भारत ने हमको बहुत परेशान कर दिया, तो इसके रिपरकशंस बहुत निगेटिव हो पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर थोड़ा डिप्लोमेटिक प्रयास दोनों देशों की तरफ से किया जाए जी, तो मुझे नहीं लगता है कि स्थितियां उस दिशा में चली जाएंगी जहां पे भारत से टूरिस्ट ही जाना बंद कर दे मालदीव्स। लेकिन देखिए, इससे एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि जब इतना बड़ा कैंपेन सोशल मीडिया में चलता है, तो टूरिज्म एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। आप उस देश जाना पसंद करते हो जहां पे आपको लगे सेफ है। राइट। अब ये जो बड़े कैंपेन चले हैं, वहां पे पॉलिटिकल नैरेटिव चले हैं, उसमें अगर मैं कल मालदीव जा रहा हूं तो मेरे अंदर मन में थोड़ी शंका आ सकती है कि भाई मुझे हिंदुस्तानी की तरह कैसे देखा जाएगा इस देश में। तो मेरे ख्याल से वो एक निगेटिव चीजें हैं। और उसमें अगर मौजू आके हिंदुस्तान में कुछ बयान दे, पॉजिटिव बयान दे, अपने देश से पॉजिटिव बयान दे, तो वो एक कॉन्फिडेंस टूरिज्म के अंदर बिल्ड कर पाएंगी। क्योंकि टूरिज्म, जैसे मैंने कहा, कि इट्स नॉट सिर्फ सुंदर चीजों को देखने के लिए नहीं, एक सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, सिक्योरिटी भी लगनी चाहिए जी जी। उसलिए निगेटिव चीजें हो सकती है। पर हाँ, अगर बड़े पैमाने पे कैंसिलेशन हो, उनकी इकोनॉमी को असर हो, तो वो उन नेताओं पे भी असर आएगा जो प्रो इंडिया मालदीव्स पे जाने जाते हैं। इसके क्या जो है आगे परिणाम सामने आ सकते हैं, और किस तरह से दो राष्ट्रों को वाकई में विदेश नीति को ध्यान में रख कर बर्ताव करना चाहिए, और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो टीका टिप्पणी सामने आ रही है उसमें पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखती है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, एक बात आपने कही कि जब बायकॉट की विदेश नीति दिखती है, चीन का मैं यहाँ पर एक प्रकरण दोहराना चाहूँगी, सीमा पर जो भी तनाव चीन के साथ चल रहा है, इसे लेकर केंद्र सरकार ने बायकॉट चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी एक नारा दिया था। लेकिन हुआ क्या, एक साल के बाद पता चलता है कि चीन के साथ जो हमारा व्यापारिक संबंध है वो और ज़्यादा जो है, और ज़्यादा बिजनेस जो है चीन के साथ ट्रेड बढ़ गया है, और उसमें डेफिसिट भी जो है भारत उसका सामना कर रहा है। ऐसे में क्या इस तरह के जो पॉलिटिकल ये जो नारे हैं, बायकॉट मालदीव, या फिर इस तरह की जो परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ फौरी है? इसका वाकई में देखा जाए तो जब दो देश के नेता मिलते हैं तो इसका कुछ ज़्यादा असर इन वार्ताओं में दिखता नहीं है?
देखिए नेहा जी, पॉलिटिकल प्रोपोगंडा जो है वो दुनिया में अब जो दुनिया, अब देखिए वर्ल्ड लीडर तो कोई बचे नहीं है। सब सत्ता में बने बने रहने के लिए विभिन्न हथियार आजमाते रहते हैं, जिसमें प्रोपोगंडा एक महत्वपूर्ण हथियार होता है। तो उसका पुतिन से लेकर शी जिनपिंग तक सब भरपूर उपयोग करते हैं, और दुनिया के सभी नेता उसमें शुमार किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि भारत जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हम धर्मनिरपेक्ष, हम कोई सामान्य राष्ट्र नहीं है। हम कोई श्रीलंका नहीं हो सकते कि आप सिंहली और तमिलों का विवाद ला के रख दें। नहीं हम पाकिस्तान हो सकते हैं जहां पर कि आप अल्पसंख्यकों को इस निंदा के लिए मार रहे हैं। नहीं हम मालदीव, हम भारत हैं। और भारत का मतलब ये होता है, भारत का मतलब एक देश नहीं है, भारत भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। और जब हम भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं तो फिर दुनिया की जो तमाम धर्म है, दुनिया की तमाम संस्कृतियां वो उसमें समाहित हो जाती है। तो बाइकाट जैसी जैसी चीजें जो है वो अंततः भारत की छवि को प्रभावित करती है। यदि हमको कुछ करना है, देखिए आपको यदि सख्त संदेश देना है तो आप आपके राजनीतिक संबंध समाप्त कर दीजिए, किसी भी राष्ट्र से कर दीजिए। यदि हमको ऐसा लगा कि चाइना जो है, चाइना से हमारे जो संबंध है बहुत खराब स्थिति में पहुंच गए, आप आपका जो राजनयिक कार्यालय उसको वहां पर बंद कर दीजिए, यदि आपको सख्त संदेश देना है तो। जैसे हमने कनाडा में देने की कोशिश भी की थी। लेकिन इन सब के बीच हमको ये भी देखना पड़ेगा कि भारत के वैश्विक हित, भारत में कोई 1 करोड़ लोग तो रहते नहीं है भाई। हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे आर्थिक हित भी तो हमको देखना है। यदि हम ब्रिटेन से संबंध खराब कर लेंगे, हम यूरोप से संबंध खराब कर लेंगे, तो जो ब्रिटेन है वो तो द्वार है भारतीय व्यापारियों के लिए, जहां से हम यूरोप में प्रवेश करते हैं। तो ब्रिटेन से हमको संबंध अच्छे चाहिए। हम कनाडा से भी संबंध बहुत खराब नहीं कर सकते। हमने देखा कि हमको नियंत्रण और संतुलन की नीति पर तेजी से चलने भी लगे। तो ऐसा नहीं है। लोग, एक तो सोशल मीडिया का जो दौर है नेहा जी, उसमें लोग इस प्रकार से प्रचारित करते हैं कि ये देश की सबसे बड़ी समस्या हो गई है या सबसे बड़ी चुनौती मालदीव हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मालदीव जो है वो रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गया है, क्योंकि अब हम अंतरिक्ष के दौर में जी रहे हैं और अंतरिक्ष से हम अपनी सुरक्षा पर नजर रखने लगे हैं, सैटेलाइट के जरिए नजर रखने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम अपने हितों का ध्यान कैसे रखें। हम अपने हितों का ध्यान रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि किसी भी देश से हमारे राजनीतिक संबंध इतने खराब नहीं हो जाए कि उस देश के राष्ट्राध्यक्ष से हमारी बात होना ही बंद हो जाए। ऐसी स्थिति में कम से कम, अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो दौर चल रहा है, ऐसी स्थिति में हमको प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर पिछले समय में हमने देखा है कि पड़ोसी देशों से हमारे संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। इवन आप देखिए कि शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की सत्ता में जरूर आ गई, लेकिन वो जमात इस्लामी और जो खालिदा जिया है उनको ऐसा लगने लगा कि ये भारत ने सरकार बनाई है। तो ये जो संदेश है ये तात्कालिक तौर पर तो हमको बेहतर लगते हैं, लेकिन इनके जो दूरगामी परिणाम है वो बहुत खतरनाक तौर पर सामने आते हैं और भारत का विरोध बढ़ जाता है। मैं फिर यही कहूंगा नेहा जी कि भारत बहुत अच्छी वैदेशिक नीति काम कर रही है, लेकिन इस वैदेशिक नीति में तमाम देशों की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे भी मेलजोल बढ़ाने की जरूरत है, और यह इस दौर में इसकी कमी महसूस की जा रही है। जी बिल्कुल। त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अमेरिका का एक लेटेस्ट स्टेटमेंट है, बांग्लादेश का जिक्र किया प्रोफेसर ब्रह्मदीप ने, इसलिए जोड़ना चाहूंगी कि बांग्लादेश में जो भी सरकार आई है और जिस तरह से यहाँ पर चुनाव हुए हैं उसकी अमेरिका शुरुआत से ही निंदा करता आया है। शेख हसीना जब चुनी गई तो अमेरिका ने इसकी दोबारा से निंदा की, लेकिन साथ ही एक स्टेटमेंट जरूर मैथ्यू मिलर, जो कि विदेश मंत्रालय के, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने एक बात जरूर जोड़ी कि सरकार जो भी चुनकर आई है उसके साथ अमेरिका मिलकर काम करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। तो इस तरह की विदेश नीति, क्या ये विदेश नीति जो अमेरिका की तरफ से की तरफ से देखने को मिल रही है, इसी तरह की विदेश नीति का पालन किया जाना चाहिए? लेकिन दक्षिण एशिया की जब बात आती है और भारत का की जो विदेश नीति रही है जयशंकर जी के नेतृत्व में, क्या इसमें जो है लगातार एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि इसका बिल्कुल फौरी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं और इसका कोई दूरगामी नतीजे क्या होंगे इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती? आपका स्वयं का क्या आकलन है? देखिए, जहां तक मालदीव का प्रश्न, जैसे मैंने कहा कि
इंडिया की तरफ से वैसा कुछ नहीं किया गया। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में थे। जी। थोड़ी सी जल्दबाजी मौजू की तरफ से दिखाई गई। मैं इसमें ठीक है। बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि हाँ। वो जिस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि आप तुरंत अपनी सेना हटाइए और टेकिंग के इमीडिएटली बाद, वो एक अवॉइडेबल चीजें थी। मुझे लगता है कि वो थोड़ा उनका इनएक्सपीरियंस दर्शाता है। दूसरा है कि जो ट्विटर पे इतना सब कुछ हो गया वो थोड़ा अवॉइडेबल था, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होना चाहिए। उनके मंत्री भी मालदीव से इन्वॉल्व हो गए, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। तो जो आप बोल रही है, जो आपने एग्जाम्पल दिया, विदेश नीतियां वैसी ही चलती हैं कि सरकारें आती और जाती रहती है, स्टेट टू स्टेट रिलेशन होता है, और जैसे सरकारें आती हैं, नई सरकारें आती हैं, रिलेशन उनके साथ मेंटेन करने का कोशिश किया जाता है। हालांकि अमेरिका बांग्लादेश के संदर्भ में ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका महाद्वीप के अंदर अमेरिका ने, हम लोग ये भी जानते हैं, और मैं बिल्कुल भी इसको जोड़ नहीं रहा हूँ किसी चीजों से, लेकिन ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जो उनके मनचाही सरकारें नहीं आई हैं तो उन्होंने उन सरकारों को पलट दिया है, तख्ता पलट कर दिया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जी। हाँ, तो अमेरिका की विदेश नीति को मैं कहीं से भी बहुत बड़ा चैंपियन नहीं हूँ। उन्होंने बहुत कुछ दुनिया में किया हुआ है, और दुनिया के अंदर बहुत सारी अशांति का कारण भी अमेरिका माना जाता है। अमेरिकी विदेश नीति रही है। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। हालांकि ये एक सही बात आपने कही कि विदेश नीति सरकारों दर सरकार नहीं होती है, कुछ अच्छी सरकार दर सरकार कभी अच्छी हो जाती है, लेकिन मेजरली स्टेट टू स्टेट होती है, राष्ट्र से राष्ट्र का नीति होती है। जी जी, बहुत ही अच्छे नोट पर ये समाप्त हो रहा है विषय, और इस पर जो हमने सार्थक बहस करने की कोशिश की, बहुत बहुत इसलिए आपका आभार धनंजय जी। आपने बहुत ही वैल्यूबल इनपुट्स इसमें साझा किए हैं, और प्रोफेसर ब्रह्मदीप आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने जो स्पष्टता इस संबंध को लेकर यहाँ पर दर्शकों के सामने रखी। उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को ज़रूर इस पर जो है ये पसंद आया होगा, और इसलिए अनुरोध है हमारा दर्शकों से कि आप लगातार हम तक जो अपना स्नेह info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com के जरिए ईमेल के रूप में भेज रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार, और आपसे अपेक्षा बरकरार है, इसलिए दोबारा लिखना हमें ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।